नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का 3.2 संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.2 रेयोन। अब इसमें क्या है, संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे हमने पढ़े थे क्या होते हैं और उनके प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं वो तो ये पढ़ेंगे। रेयोन। रेयोन क्या होता है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम होता है वो कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई। किसकी? रेशम का जो कीड़ा मिलता है वो कैसे रेशम बनाता है, इसकी खोज चीन में हुई। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में रखा गया। रेशम रेशे को से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। रेशमी जो कपड़ा होता है वो काफ़ी महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया, लेकिन सभी को ये अच्छा लगता है। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास इसलिए किए गए क्योंकि ये बड़ा सुंदर होता है, देखने में वैसे महंगा होता है, तो इसको कृत्रिम रूप दिया गया ताकि वो थोड़ा सस्ता पड़ जाए। कृत्रिम रूप से जो बनाते हैं उसको वो सस्ता होता है, जबकि जो प्राकृतिक रूप से बनता है वो महंगा होता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, इसका जो वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी के अंतिम तक रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मतलब जो एक ऐसा रेशा उन्होंने तैयार किया जिसके गुण रेशमी धागे के समान थे, रेशमी रेशे के समान थे। तो ये कैसे बनाया गया, जो काठ की लुगदी होती है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी उसके रासायनिक उपचार से लकड़ी जो होती है उसको पहले तो गलाया जाता है, उसकी लुगदी बनाई जाती है, गला के उसको थोड़ा गाढ़ापन जो आ जाता है इस टाइप से बनाया जाता है। और उसमें रासायनिक उपचार मतलब उसमें केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। ये लकड़ी से बनाया जाता है प्लस केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, तो उससे ये बन गया है रेशा रेयोन, अर्थात कृत्रिम रेशम। तो ये रेयोन को कृत्रिम रेशम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, रेयोन को कृत्रिम रेशम बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कृत्रिम रेशम किसे बोलते हैं? रेयोन। ये रे से शुरू होता है रेशम, और रेयोन भी रे से शुरू होता है। ये याद रखने का तरीका है। इसको कृत्रिम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैन मेड रेशम होता है। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। और ये भी नोट करने वाली बात है, ये जो रेयोन है ये काठ से मतलब लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। लकड़ी को जो गलाकर ये बनाया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है। ये देखिए, ये क्यों बनाया गया, क्योंकि ये एक तो रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जाता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जाता है। ये कई किस्म के रंगों में रंगा जा सकता है, कई तरह के कलर्स में मिलता है ये, और रेशम से सस्ता होता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती। जो बिस्तर पे हम चादर बिछाते हैं तो वो जो रेयोन को कपास के साथ रेयोन जो है उसको कपास के साथ मिलाकर चादर बनाई जाती है, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बना सकते हैं। तो ये ऊन के साथ मिलाते हैं तो कालीन और गलीचा बनाते हैं, और कपास के साथ मिलाते हैं तो चादरें, क्योंकि ज़्यादातर कॉटन की जो चादरें होती हैं वो होती हैं ज़्यादातर, तो उनमें रेयोन मिलाकर ये चादरें बनाई जाती हैं। और गलीचा वगैरह बनाने के लिए इसके साथ ऊन को मिला दिया जाता है रेयोन के साथ। तो ये देखिए, ये है रेयोन से निर्मित वस्तुएं क्या क्या है। कालीन हो गया, ये अदर कपड़े हैं जो। उसके बाद है नायलॉन। जो नायलॉन है वो भी एक मानव निर्मित रेशा है। रेयोन भी मानव निर्मित रेशा है, नायलॉन भी मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, ये ऐसा रेशा है जो बिना
कोई जो इसका कच्चा माल जो होता है वो ना तो पौधों से प्राप्त होता है और ना ही जंतुओं से। तो यह बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के ये बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, देखिए इसका निर्माण कितना अद्भुत है, कितना अलग है। इसका निर्माण कैसे किया गया? कोयले से, जल से और वायु से। कोयले से, जल से, वायु से कोई कल्पना कर सकता है? नायलॉन का जो रेशा बना है यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह संश्लेषित रेशा पूर्ण रूप से, क्योंकि जो रेयन है, रेयन में क्या किया था? लकड़ी से बनाया गया था, वो जो प्लांट से मिलती। लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राकृतिक वस्तुओं से इसका कच्चा माल लिया गया हो, क्योंकि ये कोयले से बना है, जल से बना है और वायु से बना है। नायलॉन का रेशा प्रबल होता है, प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रत्यास्थ भी होता है, खींचा, जो कि इसको खींचते टूटता नहीं है और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। ये चमकीला होता है, चमक होती है और ये बड़ी इजीली धुल जाता है। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। इससे कपड़े काफ़ी बनते हैं नायलॉन से। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है? कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। हाँ, ये इतना मजबूत है कि जो चट्टानों पर चढ़ते हैं या फिर जो पैरासूट होते हैं, पैरासूट नायलॉन के ही बनते हैं। चट्टानों पर जो चढ़ते हैं तो रस्सी यूज़ करते हैं, वो भी नायलॉन से ही बनते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन। तो हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें। जो अब देखिए ये नायलॉन से बनी हुई कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, कारों की सीट, पट्टे, स्लीपिंग बैग या सैनथेला, पर्दे, ये सब किससे बनते हैं? नायलॉन से। और ऊपर ये पैरासूट और ये रस्सी चट्टानों पर चढ़ने के लिए। तो ये नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। ये चित्र 3.4 है। देखिए ये पैरासूट है और ये रस्सों को यूज़ किया गया है चट्टानों पर चढ़ने के लिए। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। एक नायलॉन का तार जो है वो लोहे के तार से अधिक प्रबल होता है। आइए हम जानते हैं। अभी पहले क्रियाकलाप 3 से पहले हम ये पढ़ लेते हैं ऊपर। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, ये भी बताया था कि जो इस्पात के तार से भी ये ज़्यादा मजबूत होता है। अब आते हैं हम क्रियाकलाप 3.1 पर। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। देखिए ये लोहे का स्टैंड है, इस पर एक क्लैंप लगी हुई है। इस पर हमें ये नायलॉन का एक धागा बांधना है और इस पर वजन रखना है यहाँ पर। अब मुक्त सिरे पर ये वजन लटका देना है और फिर देखते हैं हम ये कितने किलो वजन उठा सकता है। तो एक हुक लगा हुआ पलड़ा बांध दीजिए, जिससे बाट रखे जाए। इसके पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक ये धागा टूट ना जाए। तो हम देखेंगे कि ये काफ़ी भार को सहन कर लेता है। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है कि वो इसमें हमने जितना भार रखा उससे हमें पता लगता है कि यह जो धागा है कितना भार सहन कर सकता है। इसी प्रक्रिया को ऊन से, पॉलिस्टर और रेशम और नायलॉन के धागों को यूज़ करके तब दोहराना है। तो हम देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग है कौन सा वाला? नायलॉन का। ऊन का भी जल्दी टूट जाएगा, पॉलिस्टर का, रेशम का इस नायलॉन से पहले ही टूट जाएगा। नायलॉन जितना वजन ये नहीं झेल पाएंगे जितना नायलॉन झेल पाता है। आंकड़ों की सारणी की भांति भरिए, धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कपास के धागे को तोड़ने के लिए कितने वजन रखा था, कितने वजन में कपास का धागा टूट गया था, ऊन का धागा कितने वजन में टूट गया था, रेशम का धागा कितने में, और ऐसे नायलॉन में। ऐसे सारणी बनानी है और ये आप करके देखेंगे घर पे। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुए एक ही हुक या कील का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पॉलिथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आगे हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक। यह है पॉलिस्टर और एक्रिलिक, पेज नंबर
34 पर पढ़ेंगे आगे हम। यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।